अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये जंग तो मुझे रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, ये बढ़ती जा रही है। मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान की अपनी बका का मसला है। उनके टॉप लीडर को शहीद कर दिया गया है और ट्रंप जो है वो अभी भी बमबारी भी कर रहा है और साथ कह रहा है कि करो मुज़ाकरात, यानी कि ज़बरदस्ती गुंडागर्दी। और ट्रंप जो है, यानी कि इनकी बका का मसला है और ट्रंप की अना का मसला है। ऐसी झूठी अना है। 2015 में ईरान और अमेरिका की डील हो गई थी जब ओबामा सदर था। 2017 में इसी ट्रंप ने आके वो कैंसिल कर दी थी। अब यह है कि अभी भी देख लें, लोग तो कहते हैं ना ईरान बड़ी मुज़ामत कर रहा है। ईरान ने बड़ी, यानी कि वो एक बज़ाहिर लोगों को दिखा के कि हम मुज़ामत कर रहे हैं, वो इनके साथ मुज़ाकरात बेचारे करते रहे हैं। पिछले साल जून में इन पर बमबारी की, उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात पर चल पड़े। हालांकि बमबारी से पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात को दरमियान में पास दे के उन पर बमबारी कर दी। बमबारी के बाद जो है वो फिर दोबारा से भी मुज़ाकरात पे शुरू हो गए थे, इसने फिर बमबारी कर दी। आई डोंट नो ये चाहता क्या है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ईरान को अब लगता है कि हमारा कोई सर्वाइवल नहीं है सिवाय लड़ाई के। अब ये ट्रम्प ये कह रहा है कि ओपन एंडेड इस कोई एक ओपन एंडेड टाइम फ्रेम दे दे कि मुज़ाकरात के हवाले से हम इसको बंद करते हैं। ईरान वाले चाहते हैं कि साढ़े पल्ले तो अगे कुछ नहीं रहा, लेकिन छड़ांगे इसी थोड़े पल्ले भी कुछ नहीं। तो वो जितना इस जंग को तूल दे सकते हैं वो इनसे फौजी तौर पर जीत नहीं सकता। ईरान के लिए ये है कि इसको हम एग्जॉस्ट कितना कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कितना कर सकते हैं। तो ईरान वो करने जा रहा है। आज इन्होंने फिर बमबारी की है उनके सदारती ब्यूरो पे, सलामती कॉम्प्लेक्स, जो सलामती कौंसिल का उनका इदारा है, उधर इन्होंने बमबारी की है इसराइल वालों ने। और अभी जो उनकी तादाद हो गई है कोई तकरीबन 800 के करीब, उधर ईरान में लोग शहीद हो गए हैं इस बमबारी के नतीजे में। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान जवाबन आगे मिडल ईस्ट में बमबारी कर रहा है, कोई मुल्क को उसने भी नहीं छोड़ा। और अब उधर एक जो एक चैलेंज आ रहा है मिडल ईस्ट में, वो बड़ा एक सीरियस चैलेंज है। वो सिर्फ बमबारी नहीं है। उससे एक तो उनकी ओवरऑल रेपुटेशन बड़ी इस्टेब्लिश हो रही है कि ये बड़े स्टेबल इलाके हैं, इधर कोई इस तरह के मामला नहीं होते। दुबई को एक सेफ़ प्लेस तस्वर किया जाता था, पूरी दुनिया के सरमायाकार उधर अपना सरमाया लाते थे। अब यह है कि दुबई दुबई का इमेज जो है वो भी शैटर हो गया है। फिर भी बमबारी चल रही है। ये अमेरिकन जो अड्डे हैं उन पर नहीं हो रही, ये शहरों में भी हो रही है। उधर सऊदी अरब में भी हुई है। सऊदी अरब में खैर अमेरिकन एम्बेसी पर भी उन्होंने कोई ड्रोन फेंके हैं, और इसके अलावा बाकी जो जगह हैं उनकी कोई ऑयल डिपो हैं उनको भी कोई एक दो जगहों पे टारगेट किया है। और इससे बढ़कर वो ये है कि इनके जो हैं उधर, आपको पता है कि जो अरब मालिक हैं उधर पानी ये साल्टी पानी है, नमकीन पानी है। तो उसको उसकी क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है। तो वो जिस जगह पे वो प्लांट लगे हुए हैं उधर भी वो भी टारगेट हुए हैं। और अगर वो टारगेट होते हैं तो अरबी जो हैं वो तो बेचारे प्यासे मर जाएंगे। इस टाइम कुवैत में तकरीबन आप समझें कि 100% जो पानी है वो सारा वो प्रोसेस होके आता है, यानी कि वो ट्रीटमेंट के बगैर पीने वाला नहीं होता। यानी कि 100% मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो एग्जैक्ट अगर आप मुझे पूछते हैं तो 97%। इसी तरह जो इधर है सऊदी अरब में भी जो पानी पीने वाला पानी है उसमें कोई 88% जो है वो इसी तरह ट्रीटमेंट के बाद पीने के काबिल होता है। ओमान में भी ये सूरत हाल है। अगर आप इनका यूएई में जाएं तो उधर भी कोई 50% जो है वो ट्रीटमेंट के बाद इस्तेमाल होता है। तो इमेजिन कि वो अगर इनकी जो जगह हैं वो वो तबाह हो जाती हैं तो उधर बनेगा क्या। यानी कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि विकीलीक्स जब 2008 में विकीलीक्स आए थे तो उन्होंने बताया था कि रियाज में जो पानी होता है, जो ट्रीटमेंट होती है, अगर वो जगह टारगेट होगी तो एक दो हफ्ते के अंदर अंदर पूरा शहर खाली कराना पड़ेगा। अभी तब से है 2008 से लेके अभी तक उन्होंने काफ़ी अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया है, लेकिन अगेन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कि कोई भी बंदा आपका तबाह कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ ये एक डर रहता है कि वो इंडिया अगर अटैक करेगा, हमारा कोई डैम जो है उस पर बम फेंकेगा, तो आपने उसको ये तो नहीं कहना यार कोई शर्म कर कोई डैम नहीं तो छड़ दे। इस तरह तो नहीं होता। तो कोई किसी किसी जगह भी फेंक सकता है। तो उस लिहाज से जो अरब मालिक हैं वो भी बड़े अननर्व हैं, यानी कि उनका भी वो भी जो है ना अंदरों अंदर से ईरान से डरते भी हैं। तो बल्कि ये है कि जो सऊदी अरब है उसने तो हमारे ज़रिए ईरान को अप्रोच किया। बल्कि आज इसहाक डार जो हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बताया जी कि मैंने ईरान से जो बात की, मैं तो हमारा तो भाई उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ। ऐसा क्या कि यार उन सानू तो ना वेत गेलो, अगर आपने उनको मारा तो हमें फिर जाना पड़ेगा, तो आपको खुदा का खौफ करें, कोई सऊदी अरब को छोड़ दें।
ईरान वालों ने कहा कि हम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब ये ईरान का अपनी जगह पे जेन्युइन है कि भई आप कहें जी कि हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन ये है जी कि हमारे जो है ना मेहमान आए हुए हैं, ये कोई इनकी आपस के साथ आपके साथ लड़ाई है, लेकिन खुदा रहा ही नहीं कि हमारे घर की तरफ आपने मुंह नहीं करना। तो जिसके घर तो वो तीर बरस रहे होते हैं वो तो कहता है जी मैं कोई घर नहीं छोड़ूंगा, यानी कि अगर आग साढ़े को लगेगी तो रहेगा, और भी कोई सलामत कार नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हमने फिर कमिटमेंट की है कि पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है कि सऊदी अरब की सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इत्तेफाक से आज मैं यही एक स्टेटमेंट में एमरात के हवाले से पढ़ रहा था, मुत्तहिदा अरब अमारात। उन्होंने कहा जी कि हमारी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में इस्तेमाल नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि दे आर फीलिंग द हीट, कि जो उनका एक अपना जो एक सेफ हेवन का जो एक इमेज है, जो परसेप्शन है, वो जो शटर हो रही है इस जंग में, एक बंदे की अना की जंग की वजह से। ये जो ट्रंप है ना, ट्रंप तो कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि इसको देख के ना जो पुराने इनके सदूर हैं ना, वो बड़े ख़ानदानी किस्म के लोग लगते थे, बड़े शरीफ आदमी लगते थे। यानी कि कोई इर्द गिर्द के आगे कोई गालियाँ भी दो दे जाता था तो वो कोई आमतौर पे जवाब नहीं देते थे। ओबामा को ये फ़िलिपाइन का प्रेसिडेंट था, इसने कोई एक दफ़ा कोई इस तरह की कोई रेशियल कोई जोक इस्तेमाल की, बड़ा ही, यानी कि दैट वाज इन अ बैड टेस्ट। जो शावेज़ था उसने बुश के बारे में कहा, उसने कहा जी कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया, उसके बाद उसने कहा कि मुझे इधर सल्फ़र की बू आ रही थी। ठीक है, तो यानी कि वो इराक़ वार के कंटेक्स्ट में थी। जो ख़ुमैनी साहब हैं या ख़ामना, ये वाले जो हैं, ये भी उनको शैतान, ये वो इस तरह के अलकाब जो हैं वो देते रहते थे। तो हम कहते थे जी उनका क्या बिगाड़ लिया है, और वाकई यानी कि उन्होंने एक रिस्ट्रेंट शो की है। बाज़ का तो होता है ना कि जो चौधरी होता है उसको लगता है कि यार है कोई की केड़े लोग ने जो आवाज़ा कट रहे हैं, तो इनको इधर ही दबा दो। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इसको देखते हैं, ये तो गुंडा बना हुआ है। यानी कि इसने, लोग हमें बातें करते हैं जी कि वो जी यानी कि पाकिस्तान ने उसको नोबेल के लिए नामजद किया। यार ऐसा नोबेल दे वास्ते नामजद करके साड़ी एक चवानी नहीं लगी, नामजद करने की हर्ज है। और तुसा कोई नामजद कराना है और को बंदा करा लो कि जी इन्होंने भी जी नोबेल प्राइज़ देता है, कोई साढ़े कहने तो नोबेल प्राइज़ मिलना है। उसके बरक्स वो ममालिक जिन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट की का वादा किया और की भी, कुछ की भी है, मसलन सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है। कतर ने तो एक वीवीआईपी प्लेन भी दिया है, जहाज़ उसको गिफ्ट किया है ट्रंप को, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से वो भी साथ छितर खा रहे हैं, उधर भी बमबारी हो रही है। ठीक है, तो हमने तो कोई ऐसा को बहुत बड़ा काम नहीं किया, और हमें तो उसको सिर्फ नामजद करने के बदले जो हमने सफारती फ़ायदे उससे लिए हैं, जिस तरह उसने इंडिया को जिच किया हुआ है, तो उस लिहाज से तो हमने तो कुछ पे ही नहीं किया। हमने सिर्फ कहा यार इन्होंने दे देना, यार बड़ा अच्छा आदमी है। ठीक है, यानी कि हम तो एक तरह से हमारी एक स्मार्ट मूव थी। हमें भी छोड़ें। आप ये बताएं कि जब ओबामा बना था, ओबामा को तो पेश की कि जी ये अमन कायम करेगा। नॉर्वे वाले इस हद तक चले गए कि उन्होंने पेशगी उसको एक नोबेल प्राइज़ दे दिया था। क्या ओबामा ने उसमें बाद में वो ड्रोन वार जो शुरू हुई थी वो ओबामा के टाइम पर हुई थी। ठीक है, ओबामा हालांकि बड़ा एक पैसिफिस्ट आदमी था, इसकी निस्बत तो बहुत बेहतर था। ये तो अभी उसको पहले लान तान भी करता था, गालियाँ भी देता था, यानी कि ये कहता था बुज़दिल है ओबामा। ओबामा जो है यानी कि उसके टाइम पर फिर भी ड्रोन वार हुई, तो उसको तो नोबेल प्राइज़ वालों ने, हमने तो नामजद किया, उन्होंने नोबेल दिया था जी कि ये जाके दुनिया में अमन कायम करेगा, तो उसने क्या कर लिया। ठीक है, तो लिहाजा शुक्र करो यार बचे हो तुसी। आपने यानी कि आप लोगों का ना, यानी कि आपके अंदर कुछ जरासीम है चौधरी बनने के। जिथे कितने लड़ाई हो ना यार, असी नहीं पहुँचे, सानू पहुँचना चाहिए था जी, पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए था जी, वो फलां जगह थे जी, पाकिस्तान को जी ज़रूर पहुँचना चाहिए था। पाकिस्तान से ज़्यादा जिन मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात थे, जिनके साथ तजारत थी, जिनकी उसने मदद भी की, मसलन यह है कि रशिया की यूक्रेन में उसने बहुत सारे थोक के हिसाब नाल इन्होंने ड्रोन दिते हैं इनको, रशिया वालों को, जो उन्होंने यूक्रेन में इस्तेमाल किए हैं। तो क्या रशिया वाले जो हैं आगे इनकी मदद के लिए? उन्होंने इनसे वो डिफेंस सिस्टम मांगा हुआ था, वो भी इनको नहीं प्रोवाइड किया है डिफेंस सिस्टम। जो चाइना वाले हैं, चाइना वाले मम्मी डैडी किस्म के जड़े ने वो, ये जो है यानी कि ये जो वार एडिक्ट हैं, ये है वार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वो मुल्क हैं कि जो जिनके साथ जो सबसे ज़्यादा ईरान का तेल भी ख़रीद रहे थे, ईरान के तेल के बेनिफिशरी थे। इन्होंने क्या कर लिया है, तो आडी औकात की है हमारी, तो भाई IMF की एक किस्त जो है वो भी अमेरिका की मर्ज़ी से नहीं पास के बगैर पास नहीं होती। तो आप अपने आप को बचाएं, जो है ये भी आपकी सक्सेस है, बजाय इसके कि वो जंग
जिसमें आपको कोई बुला भी नहीं रहा, तुसी धक्के नाल उहदे वड़न की कोशिश करते हो। तो लिहाजा अभी जो है इनके ना चीन और रूस आपको नज़र आ रहा है, यानी कि पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है चीन और रूस के साथ कि जिन्होंने कंडेम किया है। हम जो है बोर्ड ऑफ पीस पर भी हैं, हम जो है सदर ट्रंप के बड़े फेवरेट भी बने हुए हैं, और हम जो है ईरान के साथ भी तल्लक बनाए हुए हैं, और हम जो है उसको कंडेम भी कर रहे हैं। इमेजिन कि कोई एक थर्ड कंट्री को इस तरह की मूव चल रहा होता, इंडिया चल रहा होता, हम कहते हैं जी इंडिया बड़ा स्मार्ट कंट्री है? अपनी बारी आई है तो उन्होंने कहा जी देखो जी, यानी कि हम जो है ना, यानी कि हम मुनाफकत से नहीं निकल रहे। आजकल जो है यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको को गैरत याद आई हुई है। भाई हमारी जो अब इंडिया के साथ जंग थी तो क्या ईरान जो है यानी कि उसने हमें कोई ड्रोन भेजे थे? हमें तो कुछ नहीं भेजा था ना। तो अपनी जंग खुद लड़नी होती है, आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं। यानी कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी कि उसने किन कंट्रीज़ को टारगेट करना है, किन के साथ लड़ाई करनी है, ईरान के अपने फैसले हैं, वो हमारे फैसले नहीं हैं। हमारा जो टारगेट है वो इंडिया है, तो हम इंडिया के साथ लड़ रहे होते हैं। ईरान जो है वो इसराइल के साथ उसने अपनी दुश्मनी शुरू की हुई है, या अमेरिका के साथ। और बाय द वे, इनकलाब ईरान से पहले ये उनके बेस्ट बडी थे, यानी कि उसको चेक कीजिएगा कि इसराइल और ईरान अमेरिका ये ईरान के बेस्ट बडी थे। ठीक है, तो अब वो ही उसके वर्स्ट बन गए। ठीक है, या इन्होंने चूज़ किया कि हमने इनके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाने बल्कि इन दोनों को तबाह करना है। उन्होंने कहा जी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, ये तेल सारा इसराइल को जो है वो ईरान से जाता था, और जो टेक्निकल सपोर्ट होती थी, डिफेंस वेपन्स, ये ईरान वाले इसराइल से लेते थे। या ये है कि उधर से शाह ईरान की वजह से इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, बल्कि शाह ईरान की वजह से पहले जो उसने तो अरबों को भी एक कट लगाया हुआ था, यानी कि पहले अरब जो है यानी कि इनका अमेरिका के साथ बड़ा ताल्लुक था। शाह ईरान की वजह से उसने काफ़ी जो एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने हिस्से में इन्फ्लुएंस किया हुआ था। तो लिहाजा ये उनकी चॉइसेस हैं, हमारी अपनी चॉइसेस हैं। हम जितना यानी कि हमारे यानी कि हमें अपने इर्द गिर्द से कोई फुर्सत मिलती है, और नहीं तो कोई यानी कि अफगानिस्तान वाले उंगलां देंदे रहिंदे ने, तो हम जो है उनके साथ लड़ें, हम इंडिया के साथ लड़ें, या हम किसी और जंग में लड़ें, या हमारा काम ही ये है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप बच के कोई इज़्ज़त के साथ अगर साइड पे बैठे हुए हैं तो बैठें। हमें कोई और इन चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं एक चीज़ पर बात करना चाहूँगा नाज़रीन। इसराइल ने हामनाई को कैसे शहीद किया, इस हवाले से एक बड़ी एक डिटेल और बड़ी एक इंकशाफात से भरपूर खबर फाइनेंशियल टाइम में छपी। उन्होंने कहा कि जब जो उनके लायल बॉडीगार्ड और उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो जब उस बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे, तो इजराइल वाले ऐसे देख रहे थे जैसे को अपने साथ वाले घर में खिड़की से बाहर से देख रहे हैं, यानी कि बंदे आ जा रहे हैं। यानी कि उधर इजराइल के अंदर बैठे उनकी एक एक मूवमेंट को वो देख रहे थे। जो उधर कैमरे लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने सालों पहले इनके वो सिस्टम हैक किए हुए हैं। उनके सारे इमेजेस जो हैं वो अपने डेटा में ट्रांसफ़र किए हुए हैं। उनकी हर एक चीज़ को वो इस तरह से देख रहे होते हैं कि तेहरान में होने वाली मूवमेंट इसी तरह जैसे उधर तल अवीव में होने वाली मूवमेंट है, वो उस तरह से देख रहे होते हैं। और सो मच उन्होंने उनका जो एक टेलीकॉम सिस्टम है उसको इस तरह से हैक किया हुआ है कि जब वो चाहते हैं, लेट्स से कि वो एक बंदा है यानी कि उसको फॉलो कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसके साथ वाला कोई किसी को कॉल कर रहा है रेस्क्यू के लिए, तो वो चाहें कि उसकी कॉल ना मिले तो वो सिस्टम को उसके नंबर को बिज़ी कर देते हैं, या यानी कि नेटवर्क को बिज़ी कर देते हैं, ताकि जब तक उन्हें एक रिस्पांस टाइम चाहिए उस टाइम तक किसी और तरफ ये बंदा कनेक्ट ना हो सके। नाजरीन, ये मैं मुसाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, अगर आपने उससे मुकाबला करना है तो दुश्मन को समझें, उसकी जो काबिलियत है उसके भी मोतरफ हों। जब आप मोतरफ होते हैं ना तो फिर आप उससे सीखने की भी कोशिश करते हैं। आपको लगता है यार ये इसका स्ट्रांग पॉइंट है, ये मेरे अंदर भी होना चाहिए, मेरे अंदर बल्कि इससे ज़्यादा होने चाहिए। मोसाद जो है ना, दुनिया की जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनमें से भी है, और उनका जो एक साइबर सेंटर है या जो उनका जो सिग्नल सिस्टम है, उनका जो सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने एक दुनिया को एक कटिंग एज साइबर टेक्नोलॉजी दी है। जो साइबर टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। अगर आपको सिस्टम हैक करना चाहते हैं, आप किसी का फ़ोन टैप करना चाहते हैं, आप कोई किसी का व्हाट्सएप टैप करना चाहते हैं, इवन जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो सिस्टम इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि व्हाट्सएप भी टैप हो जाते हैं, लिहाजा ज़हन में रखना।
तो वो जो टैप कर रही होती हैं वो उनको, यानी कि वो सारा सिस्टम जो है, यानी कि वो जिधर से आता है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इनिशियली वो इसराइल में बना हुआ है। अब होता क्या है कि बाज़ जो है वो इसराइल से नहीं लेते, उन्होंने को आगे अपना सेंटर जो है कोई जर्मनी में खोला होता है, कोई किसी और जगह पे खोला होता है, मुख्तलिफ नामों से वो चल रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे वो हैं। उनकी टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में डिमांड है, किसी और मुल्क ने अभी तक बना नहीं सका। नाजरीन, उनकी जो यानी कि ये सिग्नल इंटेलिजेंस है, इन्हीं के जो रिटायर्ड अफसरान हैं उन्होंने आगे अपने स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं साइबर टेक्नोलॉजी के हवाले से। मुझे इससे एक बात याद आ रही है, हवावे हवावे आपने आईटी कंपनी का सुना होगा, जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। उसका फाउंडर अगेन वो भी आर्मी की इंजीनियरिंग कोर्स से था। उसने 1999 में कहा था, उसने कहा कि जिस मुल्क के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है उस मुल्क की मिसाल ऐसे ही है कि ऐसा मुल्क के जिसकी अपनी आर्मी ना हो। इस पे सोचिएगा कि टेक्नोलॉजी हम दूसरों की इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारी चीज़ें महफूज हैं। हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई सुन नहीं रहा, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, हमारे एक्शंस को कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, हमारी आदत कोई बना और बिगाड़ नहीं रहा। तो नाजरीन, इन चीज़ों पे सोचें, बढ़ के कम लगाएं, गुस्सा कम करें, गैरत को इस तरफ लेकर जाएं कि जिसमें आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनसे बीट करें। अब ये जो है ना, वो जो अभी तक वो इकबाल के शेर पढ़ते हैं कि मोमन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, ठीक है, तो क्या कहते हैं, काफिर को है शमशीर का भरोसा, या तो अब यह है कि अब वो मामला ख़त्म हो गया है। अब जो है ना, यानी कि मोमन जो है ना, जितने भी आप ले आए, आगे उनका रोबोट्स के साथ मुकाबला होगा, आगे उनका जो ऑटोनोमस वेपन्स के साथ मुकाबला होगा। तो आप अगर आपने वाकई यानी कि कुफार का मुकाबला करना है तो फिर आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की करनी पड़ेगी, आपको बीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी बड़कों से चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी। तो नाजरीन, मैं अगेन माजरत चाहता हूँ प्रोग्राम की तवालत की वजह से कि ज़रा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि आपसे दिल की बातें कर लूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।